नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों UPSSC PET 2021 के लिए हम जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं उसका जो पार्ट 10 उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भाग 10 है प्रैक्टिस सेट का, इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को जगह दी हुई है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, जो नेशनल वाटरवे 1 है, यह किस राज्य से नहीं होकर गुजरता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है आपको मिलेगा कहाँ से कहाँ तक, तो यह इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा जो नेशनल वाटरवे 1 है, आप तो प्रयागराज जिसको कहते हैं हम, तो प्रयागराज से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक यह जाता है आपका नेशनल वाटरवे 1। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रयागराज कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, और हल्दिया कहाँ है, तो आपका पश्चिम बंगाल में। तो ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, फिर आपका बिहार जाएगा, फिर झारखंड जाएगा, तो यह छत्तीसगढ़ से होकर नहीं गुजरता। यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो नेशनल वाटरवे 1 है यह छत्तीसगढ़ से होकर नहीं गुजरता तथा यह सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे ही भी है। तो इसे भी आप याद रखिए, जो नेशनल वाटरवे 1 है यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग भी है जो प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि आपसे WHO का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। तो WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। इसके प्रमुख आपको मिलेंगे टेड्रोस अधानोम, इनका क्या नाम है, टेड्रोस अधानोम जो हैं इसके क्या हैं, चेयरमैन है, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित था। तो अकबर के नवरत्नों में आपका था तानसेन भी था, राजा मान सिंह भी थे, राजा बीरबल भी थे। यानी कि उपयुक्त तीनों जो हैं अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हमारा जो राष्ट्रीय गान है इसको कब लिखा गया था। तो हमारा राष्ट्रीय गान लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है हमारा राष्ट्रीय गान लिखा गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में। यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल से लंदन में आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय। दोस्तों आपके लिए आज का पहला होमवर्क है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हमारा जो राष्ट्रीय गान था यह पहली बार कब गाया गया था। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हमारा जो राष्ट्रीय गान था पहली बार कब गाया गया था। इसके साथ ही हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वह पहली बार कब गाया गया था। दोनों आपको जवाब देना है प्रश्नों का। हमारा राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था और हमारा जो राष्ट्रगान है पहली बार कब गाया गया था। दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मोहिनी अट्टम जो है यह आपको मिलेगा केरल का शास्त्रीय नृत्य है यह। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो मोहिनी अट्टम, आप इसे याद रखिएगा। और उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ओडिसी। ओडिसी जो है यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इसके साथ आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम। तो ये सभी शास्त्रीय नृत्य आपको याद रखना है। भरतनाट्यम एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। यह GS और GA का टॉपिक भी है, भारत की कला और संस्कृति का। तो यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम मापते हैं ए मीटर की सहायता से। यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, ए मीटर की सहायता से विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका जो परमाणु रिएक्टर होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, आपका कार्य करता है नाभिकीय विखंडन पे। यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर काम करता है परमाणु रिएक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का एक मुख्य घटक यानी कि एक मेन कंपोनेंट है सीमेंट का, आपको बताना है कौन सा। तो इसमें से सीमेंट का एक मेन कंपोनेंट आपको मिलेगा जिप्सम। यानी कि ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल से जिप्सम। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है। तो पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है, आप याद रखिएगा, मतलब पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी आपसे पूछा जा रहा है सिंपली। तो
पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। पोर्ट ब्लेयर जो है यह अंडमान निकोबार की राजधानी, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। अंडमान निकोबार की राजधानी का क्या नाम है? तो पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उनके द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। वहीं लोकसभा में 2 एंग्लो समुदाय के लोगों को नामित करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है यह राज्यसभा का सभापति होता है, जो वर्तमान में है एम वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है, आपको बताना हुआ कौन सी मंदिर है जो एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो इस मंदिर का नाम है कैलाश मंदिर। तो कैलाश मंदिर जो है यह एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यह जो प्रश्न आपका जो जीए का टॉपिक है भारतीय कला और संस्कृति का, उससे है, तो इन सभी प्रश्नों को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है। दोस्तों मैं जितने भी 40 प्रश्न कराता हूँ, ये आपके जितने भी टॉपिक मेंशन आपके पीटी के सिलेबस में, उन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, तो इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना होता है। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन किसकी कार्यात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन जो है किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, किडनी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और पीएम किसान योजना के तहत कुल कितनी राशि दी जाती है? तो आपको पता होगा साल भर में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं किसानों को, तो टोटल 6,000 रुपये जो है किसानों को एक साल में दिए जाते हैं 3 किस्तों में, हर किस्त में 2,000 रुपये। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा सन 2018 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, और राज्यसभा का उपसभापति कौन चुना गया है? तो हमारे राज्यसभा के उपसभापति वर्तमान में कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। आप ध्यान दीजिएगा, हरिवंश नारायण सिंह जो है ये वर्तमान में क्या है? तो राज्यसभा के उपसभापति हैं। आपको ध्यान देना है, राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तथा हमारे राज्यसभा के सभापति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और यूनिवर्सल बेसिक इनकम को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है सिक्किम, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तथा सिक्किम ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य था। तथा भारत का पहला जैविक खेती करने वाला राज्य भी था, और आपका सिक्किम। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और भारत की जो पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है कहाँ बनाई जाएगी? तो यह नई दिल्ली में बनाई जा रही है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया था 2021 का, इसमें सबसे दुनिया खुशहाल देश है फिनलैंड। तथा इसमें भारत की रैंकिंग है 139वीं। इसे भी आप याद रखिएगा, भारत का स्थान है 139वां और फिनलैंड इसमें टॉप पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नवलेखा परियोजना की शुरुआत की है? तो नवलेखा परियोजना की शुरुआत की गई है गूगल के द्वारा। गूगल के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो सुंदर पिचई, जो कि भारत के हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईपीसी का सेक्शन 377 का संबंध किससे है? तो समलैंगिकता से संबंधित है आपका आईपीसी का सेक्शन। इंडियन पिनल कोड सेक्शन जो 377 है, इसका संबंध है आपका समलैंगिकता से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से राफेल लड़ाकू विमान खरीदा है? तो राफेल लड़ाकू विमान को हमने खरीदा है फ्रांस के कौन सी कंपनी इसको बनाती है? तो डॉसेल्ट एविएशन की तरह जो है इस राफेल लड़ाकू विमान को बनाया गया था। इसे आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में रसिया से खरीदा था S-400, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अरुंधति योजना की शुरुआत की गई थी? तो यह असम में शुरू की गई है अरुंधति योजना। इसके अंतर्गत जो है 10 ग्राम सोना दुल्हनों को भेंट किया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो 10 ग्राम सोना है यह दुल्हनों को दिया जाता है इस अरुंधति योजना के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में फगली महोत्सव मनाया जाता है? तो फगली महोत्सव यानी कि फगली त्यौहार का संबंध है आपका हिमाचल प्रदेश से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, शादी भाग्य योजना का संबंध किस राज्य से है? तो शादी भाग्य योजना का संबंध आपका है कर्नाटका से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, कर्नाटका। अगला प्रश्न है, आईएनएस जलस्व को भारत ने किस देश से खरीदा है? तो आईएनएस जलस्व को भारत ने अमेरिका से खरीदा है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तथा एक चीज़ आप याद रखिएगा, हाल ही में भारत ने म्यांमार को एक जहाज गिफ्ट किया था। उस जहाज़ का क्या नाम था आपको बताना है। तो इस जहाज़ का नाम था आईएनएस सिंधुवीर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा।
INS सिंधुवीर को जो है भारत ने म्यांमार को गिफ्ट किया है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मारिया शारापोवा का संबंध किस देश से है? तो मारिया शारापोवा ने हाल ही में संन्यास ले लिया था, तो इनका संबंध किससे है? तो रसिया से, यानी कि रूस की रहने वाले हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और भारत किस देश के साथ मिलकर धर्मा गार्डियन युद्ध अभ्यास करता है? तो भारत और जापान के मध्य यह एक्सरसाइज होती है धर्मा गार्डियन, तो इसे आप याद रखिएगा। धर्मा गार्डियन जो एक्सरसाइज है यह भारत और जापान के मध्य होती है, तथा एक और एक्सरसाइज होती है जिसमें भारत, जापान, अमेरिका सम्मिलित होते हैं, मालाबार एक्सरसाइज, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा भारत और अमेरिका के मध्य 4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की जाती हैं। पहला आपका हो गया टाइगर ट्रम्प, आप ध्यान दीजिएगा, टाइगर ट्रायम्फ हो गया आपका। उसके बाद आपका हो गया कोप इंडिया हो गया आपका। और तीसरी एक्सरसाइज है आपकी युद्ध अभ्यास एक हो गया आपका। और चौथी एक्सरसाइज को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो चौथी एक्सरसाइज बच रही है अमेरिका और भारत के मध्य वह कौन सी है। मैंने 3 आपको बता दिया है, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रैम्प, कोप इंडिया, तथा चौथी एक्सरसाइज आपको बतानी है जो भारत और अमेरिका के मध्य की जाती है। इसके बाद भारत और बांग्लादेश करते हैं संप्रीति युद्ध अभ्यास। इसके बाद भारत और चीन के मध्य होता है आपका हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, तो इसे भी आप याद रखिए कि हैंड इन हैंड जो युद्ध अभ्यास है यह भारत और चीन के मध्य होता है। अगला प्रश्न है, 39वें जो राष्ट्रीय खेल इनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा आपका मेघालय में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेघालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? और राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू इक्वलिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी। उसके बाद आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और उसके बाद आपका कौन सा होता है? चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 5वां आपका हो गया आपको 6 मौलिक अधिकारों को कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन से हैं। आप याद रखिएगा जो 6 मौलिक अधिकार है इसमें से आपका कौन कौन सा मौलिक अधिकार है। इसमें से 6 मौलिक अधिकारों में सबसे इंपॉर्टेंट जो मौलिक अधिकार होता है आपका आर्टिकल 32 वाला होता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपको बताना है कि ये जो मौलिक अधिकार होते हैं इनको किस परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है। आपको बताना है कि जो हमारे ये 6 मौलिक अधिकार हैं इनमें से इनको जो है किस परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है तथा किन परिस्थितियों में इन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तथा आप याद रखिएगा जब हमारा मूल संविधान बना था, जब हमारा स्टार्टिंग में संविधान बना था, तो उस समय हमारे संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु अब टोटल 6 मौलिक अधिकार। इसमें से जो हमारा संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार उसको हटाकर कहाँ पर रख दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर आपका रख दिया गया आर्टिकल 300A में। तो इसे आपको ध्यान देना है। जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 300 क में जगह दे दी गई है, जो कि अब एक कानूनी अधिकार है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा जो है समुद्र तटीय सीमा जो है सबसे लंबी है भारत की? तो सबसे लंबी जो तटीय सीमा है, जो कोस्टल एरिया भारत का, वो कौन सा है? गुजरात का है। और सबसे छोटा कोस्टल एरिया आपको मिलेगा गोवा का। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित है? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखित इसमें से कौन सी किताब नहीं है? तो द गोल्डन बर्ड नहीं है, बाकी द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, ये सभी किताबें जो हैं सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि उत्पादकता पर प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्पादकता पर जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी का प्रभाव शून्य पड़ता है, यानी कि इनकी जो उत्पादकता होती है वह शून्य होती है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की तरह जो है सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया था। महात्मा गांधी की तरह जो पहला इंपॉर्टेंट मूवमेंट चलाया गया था इंडिया में वह था चंपारण मूवमेंट। इसे आप याद रखिएगा 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में जो है महात्मा गांधी के द्वारा पहला इंपॉर्टेंट मूवमेंट चलाया गया था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक का संबंध आपका है बौद्ध धर्म से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तथा इनके द्वारा जो है सन 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो उस समय गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही था। लॉर्ड कर्जन जो है 1900 जो है आपका जब 5 में बंगाल का विभाजन किया गया था तो उस समय जो है यह क्या था, तो गवर्नर वायसराय था लॉर्ड कर्जन। जिससे आप याद देखिएगा बंगाल विभाजन के समय जो है लॉर्ड कर्जन वायसराय था भारत का, तथा 1857 की क्रांति के समय जो है गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कैनिंग। तथा आप याद देखिएगा 1857 की क्रांति के बाद जो है गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया था, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो अमजद अली खान का संबंध है सरोद से, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, सरोद। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न आज का है, बड़ा बाघ का संबंध किस राज्य से है? तो बड़ा बाघ आपको मिलेगा राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 10वें नंबर का प्रैक्टिस सेट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।